हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंगन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास में हम जानेंगे जेरोम ब्रूनर को और जीन प्याजे की थ्योरी। ठीक है। सो खैर जीन प्याजे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सेपरेट वीडियो में। आज इन्हें हम जेरोम ब्रूनर को पढ़ेंगे डीपली और साथ में इनको कंपेयर करके भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाता है। लाइक दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं, तो इनकी थ्योरी को कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, जो क्वेश्चन आज तक मतलब कई बारी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एज इट इज़ वही क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है। सो थ्योरी जो है उन्हें हम डीप डिस्कशन करेंगे। पीडीएफ्स भी आपको मिल जाती हैं क्लासेस की। सो जेरोम ब्रूनर जैसे कि ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ना, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी जैसे जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करी है, संज्ञानात्मक विकास पर एग्जैक्टली इन्होंने भी उसी चीज़ पे अपना भी थ्योरी बनाया हुआ है ना। बस थोड़ा सा स्टेजेस का डिफ़र होता है और उसे हम कंपेयर करके अभी समझ लेंगे। और इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 स्टेजेस में, जैसे कि मैंने बताया ही, 3 स्टेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो तीनों स्टेजेस को हम समझ लेते हैं। ये है जेरोम ब्रूनर। और पहला स्टेज हो जाता है इनका इनएक्टिव स्टेज। भाई इनएक्टिव स्टेज यानी कि बच्चा विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि बच्चा जो है वो अपने हाथ पैर लाइक पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके ना प्रॉपर एक्शंस के थ्रू सीखता है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करता है, यानी कि चीज़ों को करके ही सीखता है। ठीक है। और यानी कि शारीरिक क्रियाओं और स्मृति में चीज़ों को रख करके अपनी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा। इधर भाग रहा है, उधर दौड़ रहा है ना, इस तरीके से करेगा। और ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ना कि बच्चा क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है विद अ बुक। बच्चे बुक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इस स्टेज में। इस स्टेज में क्या करेंगे, वो बुक की हेल्प से खेल रहे हैं। ठीक है। बुक से वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। सो ये बस ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है, जिसे हम इनएक्टिव बोल देते हैं। ठीक है। और सेकेंड स्टेज क्या कहते हैं भाई, आइकॉनिक स्टेज होता है सेकेंड। और थर्ड हो जाता है आपका सिम्बॉलिक स्टेज ना। तो आइकॉनिक स्टेज यानी कि यहाँ पे बच्चा स्पेशली चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो ना, लर्निंग थ्रू द इमेजेस और आइकन्स। तो जो बुक बच्चे के हाथ में है, पहले वो बुक से ही खेल रहा था। ठीक है। अभी वो बुक्स के अंदर जो फिगर्स हैं, पिक्चर्स देख पा रहा है, आइकन्स देख पा रहा है, उनकी हेल्प से वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसे हम आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं, प्रतिष्ठित चरण भी कह सकते हैं। और लास्ट और थर्ड स्टेज होता है इनका सिम्बॉलिक स्टेज। ठीक है, जिसे हम प्रतीकात्मक चरण भी कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चा आने के बाद ना प्रॉपर सिम्बल्स के थ्रू सीखना शुरू कर देगा। जैसे मैथ्स पढ़ रहा है, सो मैथ्स में जो भी सिंबल्स होते हैं लाइक फॉर्मूले की हेल्प से वो सीखना शुरू करेगा कि भाई ये स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर में साइड्स होती हैं। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना। फार्मूला एरिया का क्या हो जाता है, तो इसके एरिया का फार्मूला L/B हो जाएगा। ये चीज़ें अभी उसको पता है कि भाई L/B क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है। किसी ने पेरीमीटर पूछ लिया तो पेरीमीटर पता है उनको, 4×L+B हो जाएगा। तो प्रॉपर अभी वो इस स्टेज में ये चीज़ें समझ चुके होते हैं। ठीक है। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन भी वो थर्ड स्टेज में, सिम्बॉलिक स्टेज में कर पाएंगे। अब क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे कंपेयर करके इनको, वो भी हम इसी क्लास में ही लास्ट तक डिस्कस करेंगे ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि भाई CDP हमने अप्रॉक्स ख़त्म कर लिया है ना। आपके अभी भी रजिस्ट्रेशन ही चल रहे हैं ना, 16 अक्टूबर तक होना है। और यहाँ पे CDP का ऑलमोस्ट हमने कोर्स कवर अप कर लिया है ना। तो आप जुड़ सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए ना। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बना दिया है, जिसकी हेल्प से आप इजीली बस एक ही पिक्चर में आप चीज़ों को समझ जाएंगे ना। सो अभी यहाँ पे समझने पे फोकस करेंगे आप लोग, बिकॉज PDF भी आपको मिल जाती है ना। तो देखिए पहला स्टेज था इनएक्टिव, जहाँ पे बच्चा मोटर रिस्पॉन्सेस देता है। मोटर मीन्स टू से चीज़ों को टच करके, है ना, छू करके वो सीखने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चा इस तरीके से सीखता है। और इमेजेस के थ्रू सीखेगा सेकेंड में, आइकॉनिक स्टेज में। और प्रॉपर सिम्बल्स का इस्तेमाल करता है ना, जैसे कि मैंने बताया ही, मैथ पढ़ रहा है तो फॉर्मूले जान रहा होगा, लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उसे स्वर, व्यंजन, मात्राएँ, शब्द, वाक्य, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। म्यूज़िक सीख रहा है तो म्यूज़िक नोटेशन, सारे गामा पा, ये सारी चीज़ें वो समझ रहा होगा वो। ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इस फिगर को भी देख करके आप समझ पाएंगे ईजिली। ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट। और इन्होंने एक्चुअली कुछ अपनी जो लाइक
थ्योरी है, इसमें कुछ 3 शब्द भी दिए हैं। अब वो कौन सी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं ना। पहला है डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि अन्वेषण अधिगम जो होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनका कहना है कि शिक्षा के लिए एक रचनावादी आधारित दृष्टिकोण माना जाता है अन्वेषण अधिगम को, जहाँ पे बच्चा खुद डिस्कवर करके सीखता है ना, यानी कि बच्चे को भाई प्रॉपर फ्रीडम दी गई है और वो फ्री हो करके खुद से चीज़ें करके सीख रहा है ना, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि हमने पहले ही देखा, ठीक है। और इसे समस्या आधारित अधिगम या फिर अनुभवात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि प्रॉब्लम बच्चे के पास होती है या बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है और वो खुद अपना दिमाग लगाएगा, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा 4 तरीके से, जितने भी तरीके उसके पास हो सकते हैं, जितने तरीके से वो ढूंढ सकता है, ठीक है। और प्रॉपर अगर वो ऐसा करता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिलता है और वो चीज़ें उसके लाइक लाइफ में इंक्लूड होती है ना, उसके एक्सपीरियंस में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि स्पाइरल करिकुलम ना, यानी कि सर्पिल पाठ्यक्रम क्या होता है। तो भाई देखिए, आपको भी पता है सर्पिल पाठ्यक्रम मीन्स टू से कि जब आप कोई चीज़ वेरी फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार सीख रहे होते हैं ना, मान लीजिए कोई कंटेंट है और जब आप वो पहली बार सीखते हो ना, तो वो आपके लिए क्या होता है, आप अगर लाइक मान लीजिए पहली बार CDP पढ़ रहे होते हैं ना भाई, जब DLED या BEd में आपने एडमिशन लिया होगा या फिर तो वहाँ पे CDP आपके लिए बिल्कुल नया होता है ना, और बिल्कुल नया होता है, आप पढ़ते हो, फिर आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो ना, फिर आप उसमें मास्टर बन जाते हो ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जब जैसे कि देखा जाए कि पाठ्यक्रम जो होता है सर्पिल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे कि छात्र जो पहले से सीख चुके होते हैं उसे और मजबूत बना सकते हैं अगर वो उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं ना। तो ये 3 टर्म्स थे। एक और बचा हुआ है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। यानी कि कभी भी बच्चे को आप रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, चीज़ों के लाइक जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने पर आपको जोर देना है, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर लाइक जो भी चीज़ें हैं ये इस पर आधारित हैं। और संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, संरचित की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमें कंपेयर करके देखना है कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करके पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए, जीन प्याजे और ब्रूनर दोनों ही संज्ञानात्मक विकास के 2 प्रभावशाली सिद्धांतकार थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही बात करते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास चरणों में हुआ था, ये चीज़ दोनों इस चीज़ से एग्री करते हैं, सहमत हैं, यानी कि प्रॉपर इन्होंने स्टेजेस दे रखी हैं। लेकिन उनके सिद्धांतों का प्रस्ताव जो है वो अलग अलग है। जैसे कि भाई इन्होंने 4 स्टेजेस में बात करी, अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और इन्होंने 3 ही स्टेज में अपना पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है। प्याजे और ब्रूनर दोनों ने कहा है कि एक बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि सक्रिय ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक परिवर्तन हो सके, ठीक है। अब ये थ्योरी आप ये जो लाइक पूरा देख पा रहे हो ना, यहाँ पे मैंने जीन प्याजे की जो थ्योरी है, थ्योरी यानी कि 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी हैं। और किस स्टेज को जेरोम ब्रूनर की थ्योरी यानी कि तीनों स्टेजेस को किस स्टेज से कंपेयर किया गया ना, यानी कि इनका फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला यहाँ और थर्ड वाला यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके भी समझ सकते हो ना कि भाई जहाँ पे बच्चा 0 से 2 साल का यानी कि जन्म से 2 साल का होता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था कहेंगे, इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व होता है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है ना। और यहाँ पे इनका ये स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष यानी कि संक्रियात्मक चरण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा क्रियाएं करके सीखता है विभिन्न तरीके की। सेकेंड स्टेज जहाँ पे 2 से 7 साल का होता है, तो यहाँ पे बच्चे का जो एज है ना 3 से 7 साल का इन्होंने रखा है। और प्रतिबिंबात्मक चरण, और ये किसके इक्वल होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस के थ्रू बच्चा सीखता है ना। और थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 साल का होता है, और यहाँ पर भी आपका प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक स्टेज होता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। लास्ट स्टेज सिर्फ चौथी स्टेज के बारे में प्याजे ने बात करी, इन्होंने कोई 4th स्टेज दी नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके सीख गए होंगे। ये हिंदी में था और ये टेबल आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी ना, तो PDF में आप इंग्लिश में भी पढ़ पाओगे प्रॉपर।
एक क्वेश्चन जो कि भाई कितनी ही बारी पूछा गया है ना, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा ही एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब हर बारी पूछ ही लिया जाता है आपसे। भाई ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है ना, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है ना। तो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ऊपर थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है ना, लाइक जीन प्याजे का। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, आइकॉनिक स्टेज किसके इक्वल है भाई। जब आइकॉनिक स्टेज की बात करेंगे ना जेरोम ब्रूनर की, तो ये जीन प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से यानी कि सेकंड स्टेज के इक्वल माना जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है वो जीन प्याजे की लाइक सेकंड स्टेज वाली प्रॉपर्टी से मिलती जुलती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि देखेंगे भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ दिया गया है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका जीन प्याजे से और जेरोम ब्रूनर की थ्योरी से कंपेयर करके पूछा जाता है ना, कि आइकॉनिक स्टेज जो है वो किस स्टेज से मैच होती है, तो वो फोर्थ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज ना। ये चैप्टर भी आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।